हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट है। भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करती है, और इसके साथ ही साथ जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसको एडा कंट्रोल करती है। तो जितनी भी बैंक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है, और जो इंश्योरेंस से संबंधित चीज़ें हैं उनको जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों को नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ जो पेंशन सेक्टर है तो पेंशन फंड फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आई जो गाइडलाइन, जो 23 फरवरी 2018 को गाइडलाइन जारी की गई, उसके बाद जो है वो 23 फरवरी 2018 की गाइडलाइन के बाद जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के बाद जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है वो एक विचारधारा के तौर पे सामने आई। भारत में करीब करीब 12,867 के आसपास ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थे जो काम कर रहे थे, परंतु सही दिशा में इन पे काम हो इसके लिए सुबीर गोकर्णो कमेटी गठित की गई, और सुबीर गोकर्णो कमेटी ने जो है ये सर्वे करके पाया कि भारत में जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन चल रहे हैं उसमें बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारी उसमें जो है कमियां देखने को मिली, और इसी वजह से जो है सुबीर गोकर्णो कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है आरबीआई के पुराने डिप्टी गवर्नर रहीं, तो जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को जो है सही तरीके से संचालित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन लाई। अभी हाल ही में जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है वो अपनी कार्यप्रणाली और गतिविधियों को लेकर चर्चा में भी बने रहे। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है और जो बैंक्स होते हैं उसमें बेसिक अंतर क्या होता है इसको समझिए। पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आपका एनडीटीएल अकाउंट होता है, एनडीटीएल अकाउंट होता है, इस एनडीटीएल अकाउंट के अंदर जो नेट डिपॉजिट एनडीटीएल अकाउंट होता है इसमें एक चीज़ होती है कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सीधा मतलब ये है कि जब आप एटीएम जाते हैं तो वहाँ पर आप 300 रुपये मान लीजिए जमा हैं आपके, और 100 रुपये आपने फिर 200 रुपये जमा है, और फिर आपने मान लीजिए 100 रुपये निकाल लिए, और फिर मान लीजिए आपने 200 रुपये निकाल लिए, तो अल्टीमेटली आपके पास 500 है, 500 में से 100 रुपये चले गए तो ये हो गए 400, और 400 में से फिर 200 हो गए तो मान लीजिए हो गए 200, और फिर मान लीजिए आपके 100 रुपये, तो मान लीजिए आपके पास 300 रुपये सपोज करिए आपने पैसा जो है जमा किया, फिर आपने पैसा निकाला। तो जो ये आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये एनडीटीएल अकाउंट में नेट डिपॉजिट के अंतर्गत कर रहे हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसलिए ऑप्शन में जब आप अकाउंट के अंतर्गत पैसे निकाले जाते हैं तो उसमें ऑप्शन भी आता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो जो आपका पैसा जमा हुआ निकला उसमें जो ये आप अपना बिहेवियर कर रहे हैं करेंट अकाउंट के अंतर्गत, वो आपका एनडीटीएल अकाउंट के अंतर्गत, एनडी के अंतर्गत आता है। जबकि टीएल में जो है वो चीज़ें पैसे फिक्स डिपॉजिट होती है, या तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर टाइम, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो ये एनडीटीएल जो है ये एक बड़ी अवधारणा है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है ये 1956 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्तमान में 23 फरवरी 2018 के बाद 23 फरवरी 2018 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। ये कभी भी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि बैंक कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। बैंक का काम ही है लोन देना, बैंक का काम ही है ऋण देना, बैंक का काम है जमा स्वीकार करना। तो कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट एंड एनबीएफसी, बैंक कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द एनबीएफसी इज नॉट इंश्योर्ड, है ना, और बैंक डिपॉजिट आर इंश्योर्ड अप टू ₹1 लाख पर डिपॉजिटर, है ना। ये इसमें कोई इंश्योरिटी नहीं है, इसमें श्योरिटी है 1 लाख की। एनबीएफसी आर नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट सिस्टम एंड बैंक्स कैन इशू द चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, और डिफरेंट पेमेंट सिस्टम वहाँ पर डेवलप हैं। तो एनबीएफसी और बैंक में एक बेसिक यहाँ पर आपने अंतर देखा कि क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956 के अधिनियम के अंतर्गत है। अभी कंपनी अधिनियम 2013 काम कर रहा है, तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत है। पंजीकृत वे ऐसी कंपनियां आती हैं जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना है आवश्यकता पड़ने पर, और विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रतिभूतियां हैं, बीमा कारोबार
शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, चिटफंड से संबंधित कारोबार, इन सभी क्षेत्रों में जो है निवेश करना है और विभिन्न प्रकार की जमाएं जो हैं उनको स्वीकार करना है। ये चीज़ गैर बैंकिंग संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन करती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है भाई? ये 1956 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, वर्तमान में संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऐसी कंपनियां जिसका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना है ना, सभी प्रकार की प्रतिभूतियां, बीमा, इंश्योरेंस, कारोबार, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और चिटफंड से संबंधित जितना भी इन्वेस्टमेंट या निवेश है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जमाओं को स्वीकार करना है। जनरली हम कह सकते हैं कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं है किंतु वे जमा राशि को स्वीकार करती हैं और बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती हैं, उनको गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहते हैं। बैंक होते हैं जो जमा स्वीकार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं, परंतु नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बैंक नहीं है परंतु कहीं ना कहीं जमा को स्वीकार करते हैं और बैंक की तरह ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं और ये ना तो डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकती हैं और ना ही इनके द्वारा कोई चेक वगैरह इशू किया जाता है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को लेकर। अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देखें तो अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देखें कि कौन कौन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल संस्था है, तो आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक जो 1982 में बना, ये एक प्रकार का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना। एग्जिम बैंक जो कि 1982 में बना है ना। आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसके अलावा जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास संस्थान है नाबार्ड है ना, नाबार्ड जो शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है 1982 में बना। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो कि आरबीआई का एक आनुषंगिक संगठन है। इसके अलावा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो 1990 में बना। ये तमाम जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ये इसका कहीं ना कहीं पार्ट है। कौन? पहला एग्जिम बैंक, दूसरा आपका नाबार्ड, तीसरा आपका नेशनल हाउसिंग बैंक और चौथा आपका सिडबी। ये तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। अब ये नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जमा स्वीकार करती हैं वो वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं वो वाले नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इसके अलावा आपके हमारे जो प्राथमिक डीलर हैं वो अपने को यहाँ पे नहीं देखना है हम, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन देख रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो ये यहाँ पे डेट 23 फरवरी 2018 ये भी जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से है ना। ये 23 फरवरी 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिनियम 1934 के तहत उसकी धारा 45I(a) में एक भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकृत नॉन बैंकिंग कंपनी NBFC के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल योजना चालू की। वैसे बैंकिंग के संदर्भ में 95 में राकेश मोहन कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो ऑम्बुड्समैन स्कीम या लोकपाल योजना जो है प्रारंभ की गई थी, परंतु जो 23 फरवरी 2018 की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू गाइडलाइन है जो कि सुबीर गोकर्णो कमेटी की रिकमेंडेशन है पे आधारित है, में ये नई ऑम्बुड्समैन स्कीम लाई गई। इसके तहत जो NBFC द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सभी सेवाओं में कमी से संबंधित लागत मुक्त और तीव्र शिकायत समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया और ये योजना सभी जमा राशि स्वीकार करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को कवर करेगी। और NBFC के लोकपाल के अंतर्गत चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली सभी मेट्रोज में हेडक्वार्टर बनाए गए हैं और भविष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस योजना का विस्तार पूरे देश में करना जा रहा है और इस प्रकार के लोकपाल प्रहरी और ग्राहक प्रहरी बनाए जाएंगे। और इस योजना में अपील व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है ट्रिब्यूनल संबंधी, जहां शिकायतकर्ता NBFC के संबंधित शिकायतों को दर्ज करा पाएंगे और NBFC के अंतर्गत होने वाली समस्याओं का जो है निदान कर पाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम होने वाला है। भारत में ऐसे बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं जिनकी संख्या 12,000 के भी आसपास है, परंतु हाल ही में जो रजिस्टर्ड NBFC हैं उनकी संख्या में कहीं ना कहीं कमी आई है। भारत में जो प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो भारत में जो स्वरूप रहा है RBI के अनुसार वो एक तो एसेट फाइनेंस कंपनी के तौर पर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर हैं और कुछ जो हैं वो लोन कंपनी के तौर पर हैं। तो भारत में मुख्यतः RBI के अंतर्गत आने वाली जो NBFC कंपनी है वो 3 तरीके की हैं। पहला एसेट्स
या फाइनेंस कंपनी के तौर पर, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर, और तीसरा जो है लोन कंपनी के तौर पर। उसमें से प्रमुख है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि 1986 में बना था, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो 1986 में बना था, जिसके प्रमुख रविंद्र सिंह ढिल्लन हैं। ये महत्वपूर्ण है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये जितने भी हैं ये सभी 23 फरवरी 2018 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू गाइडलाइन में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन क्रिएट किए गए हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर काम करते हैं। दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल लिमिटेड। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1979 में बना, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इसके प्रमुख हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 2007 में बना, राहुल बजाज जी इसके प्रमुख हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 1991, धनंजय मुंगले इसके प्रमुख हैं। मुथूट फाइनेंशियल लिमिटेड 1939, एमजी जॉर्ज मुथूट इसके प्रमुख हैं। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल लिमिटेड 2007 में बना, है ना, अनुराधा ठाकुर जी इसकी प्रमुख है। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हिस्सा है, जैसे L&T फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी है 2008 में बनी। आदित्य बिरला फाइनेंशियल लिमिटेड है जो 1991 में बना, है ना। तो कुछ ऐसी संस्थाएं भी प्रमुख हैं जिनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, ये सबसे पहले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है RBI के थ्रू, क्योंकि जो सुबीर गोकर्णो कमेटी है उस कमेटी ने ये बताया कि पूरे भारत में 12,800 के ऊपर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हैं, और इसको ध्यान में रख के फिर RBI ने जो है उनके रेगुलेशन के लिए, सुपरविज़न के लिए, सुपरवेलेंस के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए जो है NBFC के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया, ताकि सिर्फ सुपरविज़न से काम नहीं चलेगा, उनका एक प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक रिसर्च एनालिसिस करके भी जो है उनके ऊपर एक रेगुलेशन, सुपरविज़न, सर्विलांस और इन्फोर्समेंट डेवलप किया जाएगा। और इसीलिए 23 फरवरी 2018 को नई गाइडलाइन यहाँ पर लाई गई। और इस नई गाइडलाइन के अंतर्गत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है NBFC के रेगुलेशन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। और इसके अलावा NBFC के अलावा जो NBFC रेगुलेटेड बाय द अदर रेगुलेशंस अगर हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से कंडक्ट होती है, जो 1988 में बना, और जितने भी हाउस लोन प्रोवाइड होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्रकार से जो है आनुषंगिक संगठन है। इसके अलावा सेबी के अंतर्गत जो है, आपके सेबी के अंतर्गत जो है ये बहुत सारे जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज है, वेंचर कैपिटल फंड्स है, कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स है ना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से, ये सारे कुछ सेबी के अंतर्गत होते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को जो है वो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में लाया है, चाहे उसका रेगुलेशन हो, सुपरविजन हो, सर्विलेंस हो, इन्फोर्समेंट हो। जबकि नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत जो है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ला दिया गया है। सेबी के अंतर्गत जो है मर्चेंट कंपनी को, वेंचर कैपिटल फंड्स को जो जोखिम भरे कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक बुकिंग को, कलेक्टिव इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा जो निधि कंपनियां हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी हैं, उनको जो है MCA के अंतर्गत रखा गया है ना। और जो चिट फंड कंपनीज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा गया है ना। और इंश्योरेंस कंपनी को जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वर्ष 2000 में मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना, उसके अंतर्गत रखा है। MCA का मतलब यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत जो है निधि कंपनियां, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज को रखा गया है। और जो नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसमें मैक्सिमम जो है उनका रेगुलेशन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है, और बाकी का जो पूरा का पूरा रेगुलेशन है वो 1956 के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ जो रेगुलेटर बॉडी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है, और इनकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो NBFC एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और निश्चित तौर पर इस टॉपिक को यहाँ पर आपको पूरा कवर करना चाहिए। और यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की जो है प्रबल संभावना है। और क्योंकि हाल ही में 23 फरवरी 2018 को RBI की जो नई गाइडलाइन जो सुबीर गोकर्णो कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक है ना। इसको ज़रूर पढ़ें, मीन्स के लिए भी और अगले प्री के लिए भी। थैंक यू सो मच।
में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम की तरह।